नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडोचीन में राष्ट्रवादी आंदोलन नामक पाठ का दूसरा अंश पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार फ्रांस ने वियतनाम पर उपनिवेश की स्थापना की और यहाँ की अर्थव्यवस्था में बदलाव किए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधाएं क्या थीं और शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार विरोध प्रदर्शन हुए। आगे इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस के कब्जे के बाद वियतनाम के किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के बदलाव आए और उनके प्रति वियतनाम का रवैया कैसा रहा। जैसे कि वियतनाम की शिक्षा में क्या बदलाव आए और उनके प्रति विरोध, साफ सफाई और रोजमर्रा के जीवन में प्रतिरोध और धर्म में हुए बदलावों के खिलाफ बगावत। आइए अब शिक्षा में हुए बदलावों को विस्तार में पढ़ें। दोस्तों, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद केवल आर्थिक शोषण तक ही सीमित नहीं था। इसके पीछे फ्रांस की वियतनाम के लोगों को सभ्य बनाने की मानसिकता भी शामिल थी। फ्रांस वियतनाम की संस्कृति को पिछड़ा हुआ व आदिम मानता था, जिसे हटाने में उसे कोई बुराई नहीं दिखती थी। शिक्षा इस सभ्यता मिशन का एक अहम भाग थी, किंतु सवाल उठा कि शिक्षा किस हद तक देना ठीक होगा, क्योंकि फ्रांस को यह डर था कि शिक्षित वियतनामी लोग फ्रांस के शासन के लिए समस्या बनकर खड़े हो सकते हैं। वे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सवाल उठा सकते थे। यहाँ तक कि फ्रांस को यह भी डर था कि कहीं फ्रांस सफेदपोश नौकरियां भी वियतनाम के हाथों खो न बैठे। जानते हैं दोस्तों, इस डर की वजह से फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने एक नीति अपनाई जिसके तहत वह वियतनाम के छात्रों को जानबूझकर फेल कर दिया करता था, जिससे कि वे सफेदपोश नौकरियों के लायक योग्यता हासिल नहीं कर पाते। लगभग 2/3 छात्रों को हर साल इसी नीति के तहत जानबूझकर फेल किया जाता। दूसरा बदलाव जो कि फ्रांस वियतनामी शिक्षा में लाया वह था भाषा का बदलाव। फ्रांस चीनी संस्कृति और भाषा का प्रभाव वियतनाम से हटाना चाहता था। जानते हैं दोस्तों, इसके लिए फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने वियतनाम की पारंपरिक शिक्षा को नष्ट किया और वहां पर फ्रांस के ही जैसे स्कूलों का निर्माण किया, जिनमें फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। भाषा के चुनाव को लेकर सवाल उठा कि चीनी भाषा की जगह वियतनामी या फ्रांसीसी दोनों में से कौन सी भाषा को पढ़ाना ठीक रहेगा। तो दोस्तों, इसके उत्तर में दो मत सामने आए। पहला कि फ्रांसीसी भाषा को प्रधानता दी जाए, जिससे होगा यह कि लोग फ्रांस की संस्कृति को जानेंगे और उसकी श्रेष्ठता के कायल हो जाएंगे। साथ ही मत था कि यूरोपीय फ्रांस के साथ साथ एक एशियाई फ्रांस की भी रचना हो जाएगी। दूसरा मत इसके बिल्कुल विपरीत था। उसके अनुसार छोटी कक्षा में वियतनामी और बड़ी कक्षा में फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए और जो कुछ थोड़े बहुत लोग फ्रांसीसी भाषा को सीख लें, उन्हें फ्रांस की नागरिकता दे दी जाए। अपने इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और पश्चिमी ढंग की शिक्षा को वियतनाम में देने के लिए 1907 में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में फ्रांस ने की, जिसमें विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, इस स्कूल की नजरों में आधुनिक बनने के लिए केवल विज्ञान की शिक्षा ही काफी नहीं थी, पश्चिमी विचारों और वेशभूषा को भी अपनाना जरूरी था। इसी के चलते इस स्कूल में बच्चों को पश्चिमी शैलियों को अपनाने की सलाह दी जाती। उदाहरण के तौर पर
छोटे बाल कटवाने की सलाह। हालांकि छोटे बाल वियतनाम की संस्कृति के खिलाफ थे, फिर भी इस चीज को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिससे वियतनाम के लोगों में असहमति पैदा हो गई। साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में 1926 में एक आंदोलन छिड़ गया। आंदोलन का आरंभ तब हुआ जब आगे बैठी एक वियतनामी लड़की को पीछे बैठने को बोला गया, क्योंकि आगे एक फ्रांसीसी लड़की को बैठना था। वियतनामी लड़की ने इनकार कर दिया, जिस पर प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया। जब अन्य विद्यार्थियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनको भी स्कूल से निकाल दिया गया। इस घटना से वियतनाम के हालात खराब हो गए। बड़े पैमाने पर जुलूस निकाले गए और लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालात को बिगड़ता देख सरकार ने आदेश दिए और स्कूल ने बच्चों को वापस दाखिला दिया। इस प्रकार फ्रांस की सरकार ने हालातों को तो संभाल लिया, लेकिन यहाँ से शिक्षा के क्षेत्र में विरोध की शुरुआत हो चुकी थी। शिक्षा के क्षेत्र में विरोध कई भिन्न तरीकों से सामने आए, जैसे कि शिक्षकों द्वारा किताबों में लिखी बातों को बदलकर पढ़ाना। किताबों में फ्रांस का गुणगान किया जाता था और औपनिवेशिक शासन को ठीक बताया जाता था। बच्चों को सिखाया जाता था कि वियतनाम के लोग केवल शारीरिक श्रम करने के लायक हैं, उनसे कोई बौद्धिक काम नहीं कराया जा सकता। शिक्षक बच्चों के अंदर उपनिवेशवाद के प्रति जागरूकता पैदा करने लगे। 1920 तक छात्रों और छात्राओं ने राजनीतिक पार्टियों का गठन आरंभ कर दिया। उन्होंने जानबूझकर फेर करने वाली फ्रांस की नीति का खूब विरोध किया। यंग अनान ऐसी ही एक पार्टी थी। अनानीज स्टूडेंट्स जैसी पत्रिकाओं का भी प्रकाशन आरंभ हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि वियतनामी स्कूल राजनीतिक और सांस्कृतिक विरोध का अखाड़ा बन गए थे। छात्रों और शिक्षकों का मानना था कि समाज की भलाई के लिए आवाज उठाना शिक्षित लोगों का काम है। फ्रांस का भय अब वास्तविकता बन चुका था। शिक्षित तबके के लोगों ने फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज उठाना आरंभ कर दिया था। आइए देखें कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना कि किस प्रकार एक और फ्रांस शिक्षा के माध्यम से वियतनाम पर अपना कब्जा और मजबूत करने की फिराक में था, तो वहीं दूसरी ओर वियतनाम के लोगों को इस बात का एहसास हो रहा था कि वियतनाम की संस्कृति को नीचा दिखाया जा रहा है। वे अपनी भूमि के साथ साथ अपनी पहचान भी फ्रांस के हाथों खो रहे हैं। और हमने जाना कि इसी उद्देश्य से शिक्षा में फ्रांस ने क्या-क्या बदलाव लाए। हमने यह भी जाना कि इन बदलावों के खिलाफ छात्रों और शिक्षकों ने किस प्रकार विरोध प्रदर्शन किया। आशा है कि इस पाठ का दूसरा अंश आपको अच्छे से समझ में आया। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि साफ सफाई और रोजमर्रा जीवन में प्रतिरोध किस प्रकार उभरा। धन्यवाद।